औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो लास्ट टाइम अगर आप लोग याद हो, हमने कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की थी। और कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, एक या दो ने मुझसे सवाल किया था, सर ये जो बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये किस क्वेश्चन में आती हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल था कि ये जो हम अकाउंटिंग में बेसिक जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे बैड डेट्स हैं, डेप्रिसिएशन है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, ये किस क्वेश्चन में आती हैं। मसला असल में ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। ज़ाहिर है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और मैं इसको बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, अब जो है ना, पेपर पैटर्न आप लोगों का चेंज होता जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 100% अकाउंटिंग आनी चाहिए, 100% अकाउंटिंग की टर्म्स आनी चाहिए। क्योंकि मसला ये है कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे पीओसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो और चाहे अकाउंटिंग हो, उसमें अगर मल्टीपल चॉइस आ रही है, इसका मतलब है कि मल्टीपल चॉइस के अंदर जब भी किसी पेपर में मल्टीपल चॉइस आती हैं तो मल्टीपल चॉइस कहीं से भी आ सकती हैं। तो आपको अकाउंटिंग की सारी टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब की सब पता होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते, बस इतना बता देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और स्टूडेंट खुशी से 16 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स सॉल्व कर लेता है और वो खुश रहता है कि हाँ, मेरा एक सवाल कंफर्म हो गया। लेकिन वो सवाल तो कंफर्म हो गया, क्या मल्टीपल चॉइस वो कर सकेंगे? मल्टीपल चॉइस तो सब्जेक्ट में जितने भी कोर्स आउटलाइन होती है, जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोर्स जो आपकी जो सिलेबस होता है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो बेहतर ये है कि हम अकाउंटिंग की हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो कहीं से भी मल्टीपल चॉइस आए आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मसला ये रह जाता है कि जनाब 5 ईयर सॉल्व, 10 ईयर सॉल्व, अब वो वक्त गया। आप ज़रूर सॉल्व करें, मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको 100% अकाउंटिंग की सारी टर्म्स आनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अकाउंटिंग आपको जब भी समझ में आएगी प्रॉपर, अच्छी तरह, जब आपको अकाउंटिंग के बारे में सब पता होगा। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी टर्म्स जानना ज़रूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको जानना पड़ेंगी। तो बेहतर ये है कि थोड़ा बहुत आप चीज़ों को याद भी रखें कि क्या चीज़ क्या होती है। अगर आपको याद हो, हमने क्लास में डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ देखें प्लीज़, ये क्या लिखा हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अगर पार्टनरशिप है तो 2 कैपिटल होंगे। अगर कॉरपोरेशन है, हम डिस्कस करेंगे पीओसी के अंदर कॉरपोरेशन, जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन, तो वहाँ पे फिर शेयर कैपिटल होता है या कॉमन शेयर्स होते हैं। एनीवेज तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, और इसके दरमियान में क्या लगा हुआ है, इज इक्वल टू। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारी इक्वेशन है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के लेफ्ट पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमारी इक्विटी साइड है, लायबिलिटी साइड है, कैपिटल साइड है। तो इनके दरमियान क्या लगा हुआ है, इनके दरमियान लगा हुआ है इज इक्वल टू। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट आउट, इट्स अ इक्वेशन। और इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग के हेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अकाउंटिंग के हेड्स का मतलब क्या है? अकाउंटिंग के अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। ये ओनर्स इक्विटी का मतलब है मालिक की मिल्कियत। अच्छा, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर एसेट्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था कि एसेट्स आपके रिसोर्सेज हैं। ये मैं दोबारा रिपीट इससे कर रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस ना ली हों। तो एसेट्स आपके रिसोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करते हैं बिजनेस को
स्टार्ट करने में और बिजनेस को चलाने के लिए। अब ये एसेट्स आते कहाँ से? ये दो उसकी सोर्सेज है, या तो ओनर लेके आएगा या फिर हम कहीं से लोन लेंगे। अब मैंने आपको पूरा इसकी एसेट्स की मुख्तलिफ काइंड्स बताएंगे कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, एसेट्स क्या है? बिजनेस की रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। और ये एसेट्स आते कहाँ से? इसकी दो मेजर सोर्स हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो कैपिटल, सरमाया, जो कि ओनर लेके आता है, जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल इक्विटी कहते हैं। और एक वो उधार जो हम बैंकों से लेते हैं, अपने सप्लायर से लेते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हर वो चीज़ है जो हमें वापस पे करनी है। और ओनर्स इक्विटी क्या है? जो मालिक लेके आया है, जो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो प्लीज जरा एसेट्स की लिस्ट देख लें कि एसेट्स क्या है। हमारा एसेट्स है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, 3 महीने की, 4 महीने की, हमने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? वो पैसा जो हमें किसी से मिलना है, रिसीवेबल। मैं बार बार इसको बता चुका हूँ, इसको अंडरस्टैंड कर लें। हमने किसी को उधार पे माल बेचा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मुझे अभी तो पैसा नहीं आया, लेकिन बाद में पैसा आएगा, तो वो मेरा कौन है? अकाउंट रिसीवेबल है। जो मुझे अमाउंट मिलनी है वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होती है? जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। सपोज अगर मैं चावल का कारोबार है तो चावल मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। अगर मेरी सब्जियों का कारोबार है तो सब्जियां मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। अगर मैं मेडिकल स्टोर का मेरा काम है तो दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरप मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज वो गुड्स होती हैं जिसको मैं डील करता हूँ, जो मैं खरीदता हूँ बेचने के लिए। अच्छा, ऑफिस, किसी ना किसी बिजनेस का, जो बड़े बिजनेस होते हैं आज में लाजमी कोई ना कोई ऑफिस ज़रूर होता है। तो ऑफिस की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम हो गए, एनवलप्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, तो ऑफिस की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कार्ट्रिज हैं, एक्सटेंशंस हैं, तो ऑफिस की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो ऑफिस में जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको काम करने में हेल्प करती हैं, वो हमारी कहलाती हैं ऑफिस सप्लाईज। फिर एसेट्स में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ से कैश से लेके ऑफिस सप्लाईज तक ये हमारे सारे करंट एसेट्स हैं। अच्छा, करंट एसेट्स क्या होते हैं? मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें, और इनकी जो लाइफ होती है वो मोर देन 1 ईयर नहीं होती। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की लाइफ होती है। ये इस्तेमाल होते रहते हैं और कुछ कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ये एक्सपेंस में तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस सप्लाईज है, मैंने अभी खरीदी है तो मेरा एसेट्स है, लेकिन जैसे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तो ये ख़त्म होता चला जाएगा, तो ये मेरा एक्सपेंस में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ कैश से लेके ऑफिस सप्लाईज तक ये सब मेरे करंट एसेट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसके नीचे देखूँ, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पेटेंट्स, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी, ये सब के सब, गुडविल, ये सब के सब मेरे फिक्स एसेट्स हैं। अच्छा, फिक्स एसेट्स में भी 2-3 किस्म के होते हैं। एक मेरे होते हैं टेंजिबल, एक मेरे होते हैं इनटेंजिबल। जिनकी बाकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको मैं देख सकूं, जिनको मैं टच कर सकूं, वो मेरे कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स। फिर रिपीट कर दूं, अब लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट है, इन सबको मैं टच कर सकता हूँ, तो ये मेरे कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स। अच्छा, इनको आपने याद कैसे रखना है? थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप बनाइए। उसकी वजह ये है कि आपको चीज़ें याद रहें कि भाई टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी बाकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको मैं टच कर सकता हूँ। और वो एसेट्स जिनको मैं टच नहीं कर सकता, वो मेरे होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है। तो ये मेरे कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स।
तो अब आप छोटे छोटे याद करेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, अब मैं आपको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह है। देखिए, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको जिंदगी में, दुनिया में, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे, आप इसको बार बार रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गए। अच्छा, इससे फायदा क्या है? अब अगर एसेट्स में से कोई भी मल्टीपल चॉइस बनती है तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके पूरे पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, उन्होंने जनरल कर लिया होगा, जो मुख्तलिफ जगह पे पढ़ लें, लेकिन उनको प्रॉपर एसेट्स नहीं पता कि जनाब मेरे टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं और इनटेंजिबल कौन से होते हैं। तो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, दूसरे पे आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ये हमारा याद रखिएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड है। मैं आपको दोबारा दिखला दूं, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज हमारे ऑब्लिगेशंस होती हैं, हमारे कर्जे होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? अकाउंट पेबल। अब अकाउंट पेबल वहां पे आता है कि जब मैंने किसी से उधार सामान लिया तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मुझे पैसे देने हैं तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल बार बार आएगा, इसको अच्छी तरह समझ लें। मैंने किसी से उधार पे सामान लिया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो मुझे उसको पैसे देने हैं, तो वो मेरा अकाउंट पेबल है। इसी तरह रेंट मुझ पे ड्यू है, महीना खत्म हो गया, रेंट मैंने अभी तक नहीं दिया, तो वो मेरा रेंट पेबल है। एम्प्लॉय ने काम किया लास्ट मंथ, नया महीना शुरू हो गया, मैंने अभी तक एम्प्लॉय को सैलरीज नहीं दी, तो वो मेरा क्या है? सैलरीज पेबल, क्योंकि मुझे सैलरीज देनी है, रेंट देना है, जो मेरे पे अकाउंट पेबल है मुझे पे करना है। इसी तरह वारंटीज होती हैं कि हमने कहा भाई 5 साल की वारंटी है, तो खुदा ना खास्ता अगर उसका एसेस खराब हो जाता है, मोबाइल में देख लें आप, मोबाइल की 1 साल की वारंटी होती है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है। अगर खुदा ना खास्ता मोबाइल को कुछ हो जाता है जो आपने किसी को बेचा है, तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा। वो क्लेम करने अगर आ गया तो आपने उसको नया मोबाइल देना पड़ेगा। इसी तरह हमारा एक होता है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड एक वर्ड है जो किससे निकला है? डिवाइड से। जब हम कंपनी खोलते हैं तो हम शेयर्स बेचते हैं पब्लिक को, तो शेयर्स जब हम बेचते हैं तो पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और वो हमारे बिजनेस में मालिक बन जाती है। और जब हमारे बिजनेस में जब मालिक बन जाती है तो उसका मतलब है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जब हमारी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अमंग शेयर होल्डर्स। तो जितने भी हमारे शेयर होल्डर होंगे, 1000 होंगे, 2000 शेयर होल्डर होंगे, तो उनका उनका हिस्सा हमारे प्रॉफिट में शामिल है। तो कंपनी ने शेयर्स बेचे, कंपनी ने शेयर्स बेचने के बाद कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उनको प्रॉफिट देंगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में मालिक हैं, शेयर होल्ड करते हो। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड्स पेबल। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो हम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लोन लेते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। इसी तरह टैक्स पेबल है। टैक्स पेबल क्या होता है कि हम पे टैक्स ड्यू है, हमने टैक्स पे नहीं किया, तो हमें टैक्स पे करना है। अच्छा, एक और देख लें, एक चीज बड़ी कॉमन है, पेबल 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 पेबल। जहां कहीं भी पेबल का वर्ड आ रहा है तो वो तो लाइब्रेरीज है ही कि हमें वो पे करना है। इसी तरह इक्विटी पोर्शन में आते हैं, तो अगर वन मैन बिजनेस है तो वो हमारी कहलाती है ओनर्स इक्विटी। तो यहाँ पे आपको एक कैपिटल मिलेगा। अगर 2 से 2-3 पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे आपको कैपिटल ए मिलेगा, कैपिटल बी मिलेगा, कैपिटल सी मिलेगा। इसका मतलब है 3 ओनर हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, ओनर विड्रॉल क्या होता है कि जब ओनर पैसे लेके आता है तो उसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। जब ओनर पैसे निकाल के लेके जाता है तो उसको बोलते हैं ओनर्स विड्रॉल, जिसको हमने डिस्कस किया था ड्राइंग है, ये हमारी ड्राइंग है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं नीचे, जो कॉमन शेयर्स हैं, प्रीफर्ड शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग है, डिविडेंड है, ये सब के सब इसका ताल्लुक हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, एक से ज़्यादा मालिक होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं,
हज़ारों शेयर होल्डर होते हैं। अब जैसे आपने नाम सुना होगा यूनिलीवर, आपने नाम सुना होगा आईसीआई, आपने नाम सुना होगा अमेजॉन, आईबीएम। तो इसका एक मालिक नहीं होता, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये हम बाकायदा बाद में डिस्कस करेंगे, कॉमन शेयर्स क्या होते हैं, प्रीफर्ड शेयर्स क्या होते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ताकि हम आपको बता सकें कि जनाब ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, अब इसी के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने भी डिस्कस किया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वो बोल रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें एसेट्स पता है, लायबिलिटीज भी पता है, तो हम ओनर्स इक्विटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमें पता है फार्मूला। तो हमें एसेट्स पता है और लायबिलिटी पता है। तो अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो आप जरा गौर से देखें इसको, या इसको बाकायदा हमने सॉल्व किया हुआ है। नंबर 1, हमें एसेट्स कितने पता थे, 50,000 नजर आ रहे हैं आप लोगों को, और लायबिलिटीज कितनी थी, 20,000। तो हमें फार्मूले में 3 चीजें हैं, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। तो अगर फार्मूले में 2 चीजें पता है तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। आप फिर देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपको एसेट्स पता है और लायबिलिटीज भी पता है, तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा, एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, एसेट्स कितना था हमारा 50,000 और लायबिलिटीज कितनी थी 20,000। जब एसेट्स में से हमने लायबिलिटी को माइनस किया तो हमारा ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कितना आ गया, 30,000। इसी तरह दूसरे सवाल में देखें, एसेट्स हमारा हमें मालूम करना है, लायबिलिटीज हमें पता है और ओनर्स इक्विटी पता है। तो देखिए लायबिलिटीज को और कैपिटल को ऐड कर लें। अच्छा, ओनर्स इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल है। तो जब 10,000 और 15,000 को हम ऐड करेंगे तो हमारा एसेट्स खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लायबिलिटीज और कैपिटल मिलके क्या बनता है, एसेट्स बनता है। तो देखिए 10,000 और 15,000, ये 10,000 है और ये 15,000 है, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा क्या आ गया, एसेट्स आ गया। क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहलाती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। तो 10,000 प्लस 15,000 वापस क्या आ गया, 25,000। अब तीसरा इसने सवाल दिया है, 60,000 हमें एसेट्स पता है, लायबिलिटीज हमें नहीं पता, लेकिन हमें ओनर्स इक्विटी पता है। तो यहाँ भी बहुत सिंपल है, एसेट्स में से ओनर्स इक्विटी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने तीसरा सवाल भी इस तरह सॉल्व किया बहुत आराम से। एसेट्स में से ओनर्स इक्विटी माइनस कर दिया, एसेट्स इन्होंने कितने बताए थे, 60,000। तो 60,000 यहाँ पे आ गया, ओनर्स इक्विटी कितनी थी, 40,000, 40,000 यहाँ पे आ गया। 60 में से 40,000 माइनस कर दें तो हमारी लायबिलिटी पर चल गई। कहने का सिंपली मतलब ये, अगर किसी फार्मूले में 3 चीज़ें हों और हमें 2 चीज़ें पता हों तो हम बड़े आराम से तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ देखें, एसेट्स हमें नहीं मालूम, लायबिलिटीज हमें नहीं गिवन, और ओनर्स इक्विटी कितनी है, 150। तो जहाँ लायबिलिटीज हमें गिवन नहीं है तो हम वहाँ कर लेंगे 0। तो जब लायबिलिटी 0 है तो एसेट्स किसके बराबर हो जाएगा, आपका ओनर्स इक्विटी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एसेट्स भी कितना होगा, 150। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, द बेसिक इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इफ लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू 150, द एसेट्स मस्ट ऑल्सो बी 150। तो यहाँ क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप जरा गौर से देखें। एसेट्स हमें पता नहीं है, हमें निकालने। लायबिलिटीज इस सवाल में गिवन नहीं है, ओनर्स इक्विटी गिवन है। तो देखिए ओनर्स इक्विटी क्या होती है, कैपिटल, ये गिवन है, इसको हम क्या कर देंगे, 0। तो जब 0 को हम 150 में प्लस करेंगे तो हमारा एसेट्स भी कितना आएगा, 150। तो दिस इज द वे हाउ टू डू द अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें कोई मसला तो प्लीज पूछ लें किसी भी हवाले से।
तो हम इसको यहीं रखते हैं। इसको आपने अच्छी तरह रिजॉल्व करना है। इसकी तस्वीर ले लें, हेडफोन लगा के लेक्चर सुने, रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें। अगर कोई चीज़ मैंने जल्दी बता दी है तो उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।